पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोपोनिक्स पे है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम हर रोज़ कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, टीवी में या किसी भी टाइप के सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ हर रोज़ सुनते रहते हैं। इसके बारे में हमारी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, तो हम पहले उन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अक्सर ये माना जाता है कि जो हाइड्रोपोनिक्स से ग्रो किया हुआ जो भी आइटम होती हैं, वेजिटेबल हों, फ्रूट्स हों या कोई भी और चीज़ हों, तो वो बहुत ही अच्छी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। अब ये दो बातें हैं, ऑर्गेनिक होना और अच्छा होना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अच्छी तो होती हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होती। ऑर्गेनिक क्यों नहीं होती? ऑर्गेनिक हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिस सिस्टम में हम कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं होता और प्योरली हमारा ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही चीज़ें ग्रो करती हैं, जैसे काऊ डंग मैन्योर है उसके ऊपर ग्रो कर रही हैं, या फिर और कोई इस तरह का कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसके ऊपर हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो कर रहे हैं, तो उसको तो हम ऑर्गेनिक काउंट कर सकते हैं, बशर्ते उसमें किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र ना डला हो। लेकिन ये जो सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स का, ये ऑर्गेनिक कतई नहीं है। दूसरी बात कि जो हाइड्रोपोनिक्स में हम चीज़ें ग्रो करते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में हम लगभग 17-18 न्यूट्रिएंट्स, ये जो पोषक तत्व प्लांट को चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे हम एक बैलेंस अमाउंट में प्लांट्स को देते हैं। जब प्लांट को हर चीज़ बैलेंस अमाउंट में मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके अंदर जो बायोमास एक्यूमुलेट होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, और जितने उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, एल्कलॉइड्स बनते हैं, वो भी प्रॉपरली बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए चीज़ें ग्रो की जाती हैं, जो भी आइटम्स वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या कुछ और हैं, वो ग्रो किया जाता है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। जो पिक्चर आप ये देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर पाइप लगाई हुई हैं और नीचे जो सॉयल है, सॉयल में कल्टीवेशन हो रहा है। ये जो पाइप लगाई गई है इनमें एक मीडिया डला हुआ होता है और साथ में हम इसमें न्यूट्रिएंट जो सोल्यूशन है वो सप्लाई देते रहते हैं। दूसरा ये देख रहे हैं आप, एक ये बहुत हाईफाई टाइप का हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। इसमें वर्टिकल में बहुत सारी ट्रे लगाई गई हैं, सभी में कोई ना कोई मीडिया है, इनर्ट मीडिया है, उसी में जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो इधर से उधर सर्कुलेट होता रहता है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ग्रो करती रहती हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जब हमने चीज़ों को वर्टिकली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारा ग्रोइंग प्लांट्स का सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस मेथड के ज़रिए हम कम सरफेस एरिया या कम लैंड में हम ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर सकते हैं और हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है जिसमें भी वर्टिकल टाइप का जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है वो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो जितना भी स्पेस है उस स्पेस को प्रॉपरली इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आते हैं कि इन पिक्चर्स को देख के आपके मन में एक आइडिया आया होगा, वो ये कि बहुत महंगा सिस्टम है, बड़े बड़े पॉली हाउस लगे हुए हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पाइपलाइंस, जो हमारे वाटर पंप्स और उसके साथ जो मीडिया, यानी कि सारी चीज़ें बहुत इसके अंदर ऐसा लगता है देखने में कि बहुत कॉस्टली इस्तेमाल की गई हैं और इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर हम जिस तरह का पिक्चर्स में दिखाया हुआ है इसी तरीके का सिस्टम तैयार करते हैं तो इसको हम कतई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका एक एम होता है कि भी हमें घर पे अपने एक अच्छे अच्छे फ्लावरिंग हो, हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे सर्दियों गर्मियों में अलग अलग फूल खिले हों, खाने पीने के लिए सब्जियाँ हो जाएं, माइक्रो ग्रीन्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो जाएं, तो उन सब के लिए इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में कैसे किया जा सकता है, आज हमारा मेन बात रहेगी उस पर। आगे चलने से पहले हम कुछ जो डेफिनेशंस हैं या जो चीज़ें हैं उनको लेते हैं।
अब बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जब प्लांट को हम किसी भी टाइप की सोयल में ग्रो नहीं करते और सोयल की बजाय हम परलाइट, रॉक वूल, ग्रेवल ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका और इस तरह का जैसे लकड़ी का बुरादा है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर सोयल कहीं नहीं होती। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें कई बार एक पंप जो है वाटर पंप वो सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम इंडोर गार्डनिंग कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो लाइट्स हैं, ग्रो लाइट्स जिनको हम बोलते हैं, हमें वो भी लगानी पड़ती हैं। मीन्स हाइड्रोपोनिक्स के अंदर सोयल कहीं भी नहीं होती। अब सोयल से हमारा मीनिंग सिर्फ सोयल नहीं है। सोयल से हमारा मीनिंग, अगर कोई ये कहे कि मैंने सोयल में ग्रो नहीं करना, मेरे पास तो काउडंग मैन्योर है और प्योर फॉर्म में काउडंग मैन्योर रखा हुआ है, मैंने उसमें ग्रो करना है, तो वो हाइड्रोपोनिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट है, हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करके ग्रो करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा हाइड्रोपोनिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स वाटर और वाटर के अंदर डिजोल्व हुए हुए न्यूट्रिएंट्स, और सोयल की जगह अगर हम चाहते हैं कि सोयल की जगह कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल हो जो जड़ों को पकड़ के रख सके, तो वो एक इनर्ट मीडिया, वो इनर्ट मीडिया परलाइट भी हो सकता है, वो इनर्ट मीडिया वर्मिकुलाइट भी हो सकता है, वो रॉक वूल भी हो सकता है, वो ओएसिस फॉर्म भी हो सकती है, वो ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, वो क्ले बाल्स भी हो सकती हैं, वो रिवर सैंड भी हो सकता है, वो कोकोपीट भी हो सकता है, वो कोको चिप्स भी हो सकता है, और वो जो साडस्ट मशीन जो होती है हमारी, आरा मशीन जिसको बोलते हैं, उसमें से जो लकड़ी का बुरादा निकलता है वो भी हो सकता है। बेसिकली हाइड्रोपोनिक के अंदर हम तीन अलग अलग चीज़ें की बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जहाँ पर जड़ें सिर्फ पानी में होती हैं, यानी कि कोई इनर्ट मीडिया और उसके साथ जो पानी या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो। अगर हम इस हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ जो हमारा वाटर रिजर्वायर जैसे फ्लोटिंग टेक्निक होती है, उसके अंदर हम फिशीज को भी ले लेते हैं, तो उसको हम एक्वापोनिक्स कह देते हैं। अगर हम उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करते, पानी की बजाय हम मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जड़ें जो है वो हमारी हवा में रहती हैं, और उस सिस्टम को हम एरोपोनिक सिस्टम कहते हैं। अब हाइड्रोपोनिक सिस्टम को हम दो पार्ट्स में, लार्जली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्लोज्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम और एक होता है ओपन हाइड्रोपोनिक सिस्टम। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि जो इसका एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, जब वो हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये डेफिनेशंस हमारे काम आएंगी। तो क्लोज्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वही रहता है और वो मीडिया के अंदर से रीसर्कुलेट होता रहता है। और इस रीसर्कुलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बहुत सारे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है, वो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रहती है। जब वो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन मॉडिफाई हो जाएगी तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर की जाती है और फिर उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है। अगर उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ गई है तो नाइट्रोजन ऐड करेंगे, फास्फोरस की डेफिशिएंसी आ गई है तो फास्फोरस ऐड करेंगे। तो इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, क्लोज हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाना है, वो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको फ्रीक्वेंटली एनालाइज करना पड़ेगा, और ऐसा आपको कम से कम हफ्ते में एक बार तो करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जो उसमें जो प्रोपोर्शंस है जो अलग अलग न्यूट्रिएंट का, वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ वो स्टॉप हो जाएगी। तो क्लोज्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर एक बहुत सिंपल सिस्टम भी हैं और कुछ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भी हैं। हम कई बार नाम सुनते हैं डीप वाटर कल्चर सिस्टम, बहुत सिंपल टाइप का है। इसमें जो प्लांट्स हैं दे आर सस्पेंडेड इन एन ऑक्सीजन एनरिच्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको एक बहुत बड़े वाटर कंटेनर के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। वो सस्पेंशन हमारा जैसे थर्मोकोल की ट्रे है, उसमें होल करके उसमें प्लांट लगा के उसमें भी हम सस्पेंड कर सकते हैं, या इसी तरह के किसी और जो हमारे नेट पोट आते हैं जिनके अंदर सिर्फ जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर भी हम लगा के
सस्पेंड कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल टाइप का है और इसमें हम वाटर पंप की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा सिस्टम है विकिंग सिस्टम। ये पैसिव टाइप का हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, आगे इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एब एंड फ्लो, जिसको हम ये काफ़ी पॉपुलर सिस्टम है। इसमें इसको हम फ्लो एंड ड्रेन भी कह देते हैं। कई बार मेंटेनेंस लो रहती है, कॉस्ट भी लो रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोइंग बेड है उसको बार बार न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से फ्लड कर दिया जाता है और वो ड्रेन होके एक जगह इकट्ठा होता रहता है और उसके कुछ टाइम के बाद फिर हम उसको जो हमारा वाटर पंप होता है उसके ज़रिए दोबारा फ्लडिंग कर देते हैं। एक जो बहुत चर्चा में रहता है वो है NFT यानी कि न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। तो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो रूट्स के ऊपर से बहता रहता है, जिसकी वजह से रूट्स के ऊपर एक न्यूट्रिएंट की थिन फिल्म बन जाती है और उसके अंदर एरिएशन भी अच्छे से हो जाता है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी मिलते रहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर जड़ें हैं वो जड़ें पानी के अंदर या न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर डूबी हुई नहीं है, लेकिन पानी उसके ऊपर से कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है और उससे एक थिन फिल्म न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की रूट चारों तरफ रहती है। दूसरा सिस्टम है ओपन हाइड्रोपोनिक सिस्टम। ओपन हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है कि जितनी बार भी हमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का ट्रीटमेंट देना है उतनी बार हम फ्रेश न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। हर एक इरिगेशन साइकिल पे हम फ्रेश न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यूज करते हैं और यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो होता है वो प्लांट को जनरली ड्रिप सिस्टम के जरिए दिया जाता है। ओपन हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हमें एक एडिक्वेट रन ऑफ मेंटेन करना पड़ता है। एडिक्वेट रन ऑफ मीन्स जैसे ही हम किसी भी पॉट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डालेंगे उसमें से कुछ तो बह जाएगा, निकल जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इतना न्यूट्रिएंट सोल्यूशन उसके अंदर डले कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो। और हम आज जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो ओपन हाइड्रोपोनिक सिस्टम ही है मेनली। अब जब हम हाइड्रोपोनिक का सेटअप प्रिपेयर करते टाइम लगभग दो अलग अलग सिस्टम हमारे ऐसे बनते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक है न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरा है जिसमें न्यूट्रिएंट सर्कुलेट नहीं होते, उसको हम स्टैटिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहते हैं। जो सर्कुलेशन वाला हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसके लिए हमें वाटर पंप्स जरूर चाहिए होते हैं, जो हमारे एक्वेरियम में लगे हुए होते हैं। इस तरह के जो वाटर पंप हैं वो हमें चाहिए होते हैं। फिर प्लांट एरिया चाहिए होता है, PVC पाइप चाहिए होती हैं या प्लास्टिक ट्रे चाहिए होते हैं और इनके साथ साथ हमें कुछ मटेरियल चाहिए होता है, वुड है, प्लाईवुड है, स्टील कैंस हैं, जिससे कि हम उनको जो है यूज़ कर सके, उसमें हम प्लांट लगा सकें और कवर करने के लिए हमें थिक प्लास्टिक शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक टैंक चाहिए होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन स्टोर करके रख सकते हैं। बिजली चाहिए होती है वाटर पंप को चलाने के लिए और जो लाइट्स उसके अंदर लगाई हैं उन लाइट्स को जलाए रखने के लिए। और कई बार इनके लिए छोटे छोटे स्मॉल प्लास्टिक पॉट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम प्लास्टिक पॉट्स जो छोटे छोटे होते हैं उसमें हम प्लांट अपना ग्रो करके सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर रख देते हैं। स्टैटिक हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हमें इस तरह का कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक ऐसा कंटेनर चाहिए होता है जिसमें हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को एडजस्ट कर सकें और उसको हम चारों तरफ से कवर कर सकें। तो प्लास्टिक की जो बास्केट्स हैं, पॉलीस्टाइरिन कप्स हैं या बड़े बड़े पॉट्स हैं, इनको हम किसी को भी स्टैटिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हाइड्रोपोनिक्स की। इनसे हमें क्लियर समझ आ जाएगा कि हाइड्रोपोनिक्स का इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में धीरे धीरे क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल कल्टीवेशन के कंपैरिजन में अगर हम इस सिस्टम को देखते हैं तो ये उन एरियाज में अप्लाई किया जा सकता है जहां पर नॉर्मल प्लांटेशन संभव नहीं है। लैंड कंटेमिनेट हो गई है, डेजर्ट एरिया है या फिर हमारा चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, इस तरह का एरिया है, या शहरों में बहुत छोटे छोटे मकान हैं या फिर जो फ्लैट सिस्टम है वो है जहाँ पर हमारे लिए सोयल अवेलेबल नहीं है। तो इस जगह, ऐसी जगह पर हम इन सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स या प्रोटीन्स जो इसमें हम लगाते हैं वो बहुत क्विकली ग्रो करते हैं और अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स आते हैं। तीसरा क्या है कि इसके अंदर किसी भी टाइप के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे या एडिशन इसके अंदर जनरली नहीं होता, क्योंकि इस तरह की कंटेमिनेशन इसमें कोई आती ही नहीं है। तो ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड फ्री रहता है। इसके अंदर कोई वीड्स नहीं होते,
पानी रुकने की कोई समस्या नहीं होती, सूखने की कोई समस्या नहीं होती, तो इसमें कहीं पर वीड्स निकालने की प्रॉब्लम या इस तरह का कोई चक्कर हमारा नहीं होता। जो इसके अंदर वाटर और फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है उसको हम एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पानी भी वेस्ट होने से बचाया जा सकता है और जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं वो भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं हम। जैसे खेत के अंदर अगर हम 1 एकड़ में 50 केजी यूरिया डालते हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो सॉइल के अंदर लीच आउट हो जाता है, कुछ इवेपोरेट हो जाता है और कुछ वीड्स जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो प्लांट के हिस्से में 30 to 40% ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो इफ़ेक्टिवली हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो एक पर यूनिट एरिया के अंदर जो हमारा प्रॉफिट है इसके अंदर, तो वो प्रॉफिट हमारा इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो जैसे टमाटर का अगर हम एग्जांपल लें, जब उसको हम ज़मीन पे उगाते हैं तो जहाँ पर ये 5 से 10 टन प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है, अगर हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा हो तो 1 एकड़ में हम 200 टन तक हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए टमाटर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा ये जो है 20 to 40 टाइम्स हम इससे प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं। मीडियम कॉस्ट कैन बी सेव्ड बिकॉज इट कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर बीइंग डिसइंफेक्टेड। तो जो मीडिया होता है, मीडिया मीन्स जो हम कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम कोई और इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उनकी जो कॉस्ट है वो भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे रेत है, रेत का कुछ नहीं बिगड़ना, 2 साल तक कोकोपीट का कुछ नहीं बिगड़ता, परलाइट का कुछ नहीं बिगड़ता, जो वर्मिकुलाइट हम इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसको हम साफ करके, वाश करके या डिसइंफेक्टेंट डाल के उसमें उसको हम दोबारा से फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स रूट विल ग्रो बेटर बिकॉज द सप्लाई ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज इनफ। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वाटर का रिजर्वायर होता है उसके अंदर हम एक पंप लगाते हैं जो उसके अंदर एयर को सर्कुलेट करता रहता है, तो जो जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए होती है ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट भी मिलते रहते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ हमारी अच्छी होती है। न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट की रूट्स को ही मिल रहे हैं, ज़मीन के अंदर वो रह ही नहीं रहे। और जो प्लांटिंग है वो कॉन्टिन्यूसली की जा सकती है, इसमें जो ग्रोविंग सीजन है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। खासतौर से जब हम पॉली हाउस कंडीशन में काम कर रहे हैं तो इसमें ग्रोविंग सीजन का कुछ विशेष इंपॉर्टेंस नहीं होती। आर्टिफिशियल लाइट्स लगा के या उसके अंदर हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन करके ग्रोविंग सीजन को हम पूरा साल भी रख सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो इस मेथड से ग्रो की जा सकती हैं। जो इस मेथड से फ्रूट प्रोड्यूस होंगे वो शेप में भी यूनिफॉर्म होंगे, टेस्ट में भी यूनिफॉर्म होंगे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी में भी यूनिफॉर्म होंगे। तो वो जो चीज़ें होंगी, जो यूनिफॉर्मिटी है, वो मार्केटिंग के लिए और एक्सपोर्टिंग के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे हम ये स्ट्रॉबेरी लगाते हैं इस मेथड से, तो जो स्ट्रॉबेरी का साइज़ है वो लगभग सभी का एक जैसा होगा और एक ही टाइम पे वो पकेंगी। जिनका फ्रूट एक दिन आया है तो वो सारी पकेंगी भी लगभग एक ही टाइम पे, और जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप के बैक्टीरिया की, फंगस की, निमेटोड्स की, वॉर्म्स की, जो कि सोयल के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं होगी। तो जो हमारा मटेरियल होगा, जो खाने की जो भी आइटम होगी, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल्स हो, तो उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। लेकिन इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम का, उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, नॉर्मल प्लांटेशन से कई गुना ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। ये नहीं है कि जैसे खेती को एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार इसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट कम हो गए हैं उनकी टेस्टिंग करनी है, पीएच की टेस्टिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की टेस्टिंग करनी है, तो और उसमें फर्टिलाइजर्स को वे करके और सेट करके डालना है कि कितना डलेगा। तो इसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या होता है कि सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो इसके अंदर ग्रो नहीं की जा सकती। जैसे अगर हम सोचें कि वीट और राइस भी हम हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए ग्रो कर लें तो वो इसमें सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि जो छोटी हाइट की क्रॉप्स हैं, खासतौर से जो वेजिटेबल्स हैं, माइक्रो ग्रीन्स हैं, उनके लिए सिस्टम बहुत बढ़िया है। लेकिन गेहूं या जौ या फिर बाजरा, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको हम इसके लिए सूटेबल जो है वो नहीं होते। कुछ में सुटेबिलिटी होती है लेकिन वहाँ पे कॉस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसे आ जाते हैं, भाई हर प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट का जो डिज़ाइन होता है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग टाइप की होती है।
बहुत बार क्या होता है कि अगर बार बार सफाई ना की जाए या पॉली हाउस में हम लोग ऐसे ही बार बार एंटर करते रहें, तो फंजाई या बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है। रातों रात हमारा सारा जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है, क्योंकि पानी पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है। अगर एक बार फंजाई या बैक्टीरिया उसमें आ गए तो फिर वो सारे में फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ऐसी सोफिस्टिकेटेड जगह पे जाते हैं तो पॉली हाउस में जनरली घुसने नहीं देते, या फिर पॉली हाउस में जब हम एंटर करते हैं तो चप्पल वहाँ बाहर निकाल देते हैं, अंदर जो दूसरी चप्पल रखी हुई होती है उनको लेके हम अंदर घुसते हैं, और मुंह पे भी हम मास्क लगा के रखते हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो हाइजेनिक और सैनिटरी कंडीशन है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हम कुछ जो नॉर्मल जो मेथड अवेलेबल होते हैं जिनको हम सब यूज़ करते हैं, इसमें पहला मेथड है विक सिस्टम। विक सिस्टम की खास बात क्या है कि इसके अंदर हम किसी भी टाइप का पंप यूज़ नहीं करते, पैसिव सिस्टम है, कोई मूविंग पार्ट इसके अंदर नहीं है। इसमें क्या होता है कि नीचे एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है हमारा वो भरा हुआ होता है, और रिजर्वायर के ऊपर हमारी ट्रे होती है, जिस ट्रे में हमने कोई भी ग्रोविंग मीडियम डाला हुआ होता है। कोई भी ग्रोविंग मीडियम मीन्स कोकोपीट डाला हुआ है या सैंड डाली हुई है, और वहाँ से एक विक जो है वो नीचे इसके तरफ आती है, रिजर्वायर की तरफ आती है। नीचे से रिजर्वायर में डूबी हुई होती है, जो वाटर कंटेनिंग रिजर्वायर है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जिसमें भरा हुआ है, और वो ऊपर से जो हमारा मीडिया है उसमें डूबी हुई होती है। तो इसमें क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी या न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहता है और उसके अंदर प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं। इसमें क्या दिक्कत आती है कि कुछ प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं वो तो इसमें इजीली ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट हैं या जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मीन्स उनके अंदर ट्रांसपीरेशन का रेट हाई है, तो वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते। और इसमें कई बार हमें एक एयर पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो नीचे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है उसमें जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी कॉन्टिन्यूसली बनी रहे। दूसरा हमारा है वाटर कल्चर सिस्टम। ये काफ़ी सिंपल है, लगभग जितने भी जो हमारे एक्टिव हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उनमें सिंपल है। इसमें एक प्लेटफार्म होता है जो कि स्टाइरोफॉर्म का बना हुआ होता है, और वो उसके ऊपर तैरता रहता है। जो डायरेक्ट हमारा वाटर रिजर्वायर है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन रिजर्वायर है, वो उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के ऊपर फ्लोट करता रहता है। और इसमें जो एयर पंप होता है वो एयर पंप इसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करके रखता है, बबल्स वगैरह वहाँ से निकलते रहते हैं। और ऊपर हम हमारा जो फ्लोट कर रहा है, जो हमने इसके ऊपर ट्रे रखी है स्टाइरोफॉर्म की, वो जो फ्लोट कर रही है उसके अंदर होल्स बने हुए होते हैं। उन होल्स में नेट कोट लगा के हम उनमें प्लांट लगा देते हैं। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? अगर हमें बड़े प्लांट लगाने हो या लॉन्ग टर्म प्लांट लगाने हो तो ये सिस्टम कई बार काम नहीं करता। बड़े प्लांट लगाने हैं तो क्या होता है कि जो उसके ऊपर ट्रे तैर रही है उसका वजन तो पानी में फ्लोट करने की वजह से वैसे ही थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम बड़े प्लांट होंगे तो वो ट्रे कभी इधर को डोल जाएगी, कभी उधर को डोल जाएगी। अगर कुछ प्लांट ऐसे लगाने हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए लगाने हैं तो इसमें फिर हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट की बैलेंस करने वाली जो प्रॉब्लम है वो फिर इसके अंदर आ जाती है। अगला है फ्लड एंड रेन, एब एंड फ्लो भी कहते हैं इसको। ये टेम्परेरली फ्लडिंग होती है ट्रे के अंदर, जो ग्रो ट्रे है उसके अंदर एक टेम्परेरली फ्लडिंग कर देते हैं हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की, और फ्लडिंग करने के बाद वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन फिर वापस रिजर्वायर में आ जाता है, और उसके अंदर एक पंप लगा हुआ होता है। कुछ टाइम के बाद फिर वो पंप दोबारा फिर फ्लड कर देता है, फिर वो वापस आ जाता है। यानी कि इसके अंदर जो ग्रेवल्स हैं, ग्रो रॉक्स हैं, परलाइट, कोकोपीट या कोई भी जो मीडिया है वो मीडिया इसके अंदर वाटर को थोड़ा बहुत होल्ड करके रखता है। लेकिन इसमें अगर कई बार पावर चली जाए, बिजली चली जाए, या पंप खराब हो जाए, या टाइमर का फेल्योर हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ऊपर हमारा मीडिया है वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा। चाहे वो ग्रेवल, कोरो, ग्रो रॉक, परलाइट, कोकोपीट कुछ भी हो, बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा, और हमारा वाटर साइकिल जो है वो इंटरप्ट होने की वजह से प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे रॉक वूल होती है उसकी थोड़ी बहुत एब्जॉर्बिंग पावर है, वर्मीकुलाइट है, या कोकोनट के फाइबर हैं, या इस तरह की कोई और चीज़ है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं ग्रोविंग मीडिया के अंदर। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत वाटर वो होल्ड करके रखता है। अगर कभी पावर फेल्योर हो भी जाए तो कुछ टाइम के लिए पानी की डेफिशिएंसी प्लांट को नहीं होती,
लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो पानी की डेफिशिएंसी होने लगेगी, उस टाइम पे हमें पंप का अरेंजमेंट या लाइट का अरेंजमेंट करना ही करना होगा। ड्रिप सिस्टम बहुत कॉमन है हाइड्रोपोनिक्स में आजकल, ये बहुत वाइडली यूज होता है, इफेक्टिव भी है। इसकी वजह क्या है कि इसका जो ऑपरेशन है बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, टाइमर जो है, टाइमिंग स्विच जो हम लगाते हैं वो सबमर्सिबल पंप को कंट्रोल करता है, और बीच बीच में जो पंप है वो ऑन होता रहता है और ऑफ होता रहता है, और हर एक प्लांट के बेस पर ड्रिप लाइन के जरिए जो हमारा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जाता रहता है। इसमें क्या होता है कि एक रिकवरी ड्रिप सिस्टम होता है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है जो रन ऑफ होता है वो दोबारा फिर नीचे की तरफ हमारा वापस आ जाता है। लेकिन कईयों के अंदर नॉन रिकवरी सिस्टम होता है, नॉन मतलब रिकवर करने के लिए सिस्टम नहीं होता, तो फिर ये कलेक्ट नहीं होता और ये रन ऑफ हो जाता है। और ज़्यादातर जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो नॉन रिकवरी सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि रिकवरी सिस्टम को यूज़ करने में हमारा जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें हम एक वाटर पंप की मदद से हर एक प्लांट की जड़ों में पाइपलाइन के जरिए थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर पहुंचाते रहते हैं। आजकल जो हमारे पॉली हाउसेज लगे हुए हैं, पॉली हाउसेज में भी इसी तरह की ड्रिप लाइंस लगी हुई होती हैं, लेकिन वहाँ पर हम मीडिया की बजाय ये सारा काम सोयल में कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो पाइपलाइन लगाने का हमारा मकसद होता है प्लांट को पानी पहुँचाना, और उसी के जरिए जो फर्टिगेशन है वो फर्टिगेशन देना वो रहता है। एक टेक्निक इसमें एक और आई है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक बोलते हैं इसको। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में क्या होता है कि जो ग्रोविंग ट्रे है, ऊपर जो ट्रे रखी हुई है उसके अंदर कोई सोयल के अंदर कोई मीडिया नहीं भरा जाता। डायरेक्टली जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के ऊपर पानी चलता रहता है पाइप्स के जरिए, और वो फिर ड्रेन बैक होके रिजर्वायर में आता रहता है। ग्रोविंग मीडिया इसके अंदर नहीं है, इट मीन्स इसमें एयर है, और पानी रुकता नहीं है क्योंकि वो रूट के ऊपर गिरा, रूट के ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, और आने के बाद नीचे फिर वो टैंक में चला गया। तो इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई है, दोनों की दोनों प्लांट को अच्छी खासी अमाउंट में मिलती रहती हैं, और इसके अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो इसमें जो प्लांट है उसको हम प्लास्टिक बास्केट के जरिए, नेट पॉट्स के जरिए या किसी भी तरीके से हम हैंग कर देते हैं, और हैंगिंग पोजीशन में उसके ऊपर जो पानी है वो आता रहता है, और वो फिर वहाँ से साथ के साथ ड्रेन आउट होता रहता है। इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत कब आती है, क्योंकि इसमें तो कॉन्टिन्यूस जो पंप है, पंप का काम कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूसली पानी जड़ों के ऊपर गिरता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ जाता रहेगा। यहाँ भी अगर पावर फेल्यूर होती है तो इसमें हमें प्लांट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो स्टेम के कंपेरिजन में बहुत जल्दी ड्राई होती हैं, और प्लांट की जो डेथ है वो बड़ी जल्दी इसमें हो जाती है अगर ये सिस्टम इंटरप्ट हो जाए तो। अब आता है एरोपोनिक। एरोपोनिक में क्या होता है कि जो इससे पहला एनएफटी था और एरोपोनिक में एक फर्क ये है कि जो एनएफटी था उसमें जड़ों के ऊपर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जा रहा था, लिक्विड फॉर्म में जा रहा था, नीचे कलेक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रूट एयर के अंदर हैंग होती है और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को मिस्ट की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में जड़ों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, और वो भी लगातार स्प्रे किया जाता है। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर 10 मिनट के लिए कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन जो चैम्बर होता है वो इस तरीके से क्लोज्ड होता है कि उसके अंदर प्रॉपर 100% ह्यूमिडिटी बनी रहती है, जिससे जो जड़ें हैं वो जड़ें इसके अंदर ड्राई नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, जैसे एनएफटी सिस्टम के अंदर था, अगर थोड़ी सी देर के लिए भी ये सिस्टम बंद हो गया तो रूट्स ड्राई आउट हो जाएंगी, और मिस्टिंग साइकिल अगर प्रॉपरली नहीं चला, इंटरप्ट हुआ, तो जड़ें फिर हमारी इसके अंदर खराब हो जाती हैं और प्लांट के मरने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि ये जो सिस्टम है ये एक्टिव टाइप का सिस्टम है। एक्वापोनिक्स में क्या है कि हम प्लांट लगाते हैं, प्लांट के साथ साथ उसमें फिशेज या और जो हमारे एनिमल्स हैं वो एनिमल्स भी हम उसमें कई बार ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए कि इसको लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या तरीके ईजाद किए हैं। अगर हम जहाँ पर ये पुरानी जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की या जो इस तरह की जो पुरानी यूज्ड बोतल हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है, अगर ये यूज्ड बोतल का इस्तेमाल ना करते और यहाँ पे हम पीवीसी पाइप या और इस तरह की चीज़ें लगाते तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वेस्ट जो मटेरियल था उसको भी इस्तेमाल कर लिया, और जो पाइप बिछाते हैं हम उसका जो खर्च था वो खर्च भी यहाँ पर इसमें बच गया। ये देखिए पूरा का पूरा एक सेटअप हाइड्रोपोनिक्स का तैयार कर रखा है। इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली जो बोतल है, सबसे ऊपर वाली बोतल में हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जाता है पाइप के जरिए, और उसके बाद
क्योंकि ये स्लैंटिंग पोजीशन में है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आता रहता है और नीचे फिर ये ड्रेन आउट हो जाता है रिजर्वायर में, और उसके बाद फिर पंप की हेल्प से इसके अंदर एक जो रिसर्कुलेशन है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का वो चलता रहता है। तो यानी कि अगर हम थोड़ा हाईफाई टाइप का करने लगें तो उसमें भी हम अपनी इनोवेटिव माइंड को लगा के जो वेस्ट आइटम्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज कर सकते हैं। अब ये था हमारा हाइड्रोपोनिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आता है हाइड्रोपोनिक्स को करने के लिए हमें जो मेन चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आइटम हमें हाइड्रोपोनिक्स के लिए चाहिए वो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और हाइड्रोपोनिक्स का बेस मटेरियल या इनर्ट मीडिया। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारा जो चीजें हैं वो बेस मटेरियल का काम करती हैं। हम परलाइट इस्तेमाल नहीं करते, फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी जगह परलाइट इस्तेमाल होता है, हम नहीं करते क्योंकि हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। वर्मीकुलाइट सस्ता पड़ता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो हमारी सिंथेटिक वूल होती है या ओएसिस फॉर्म होती है उसको भी हम इस्तेमाल नहीं करते जनरली, क्योंकि वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। हम आज जो फोकस कर रहे हैं वो उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे लिए अफोर्डेबल हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अफोर्डेबल बेस मटेरियल है हमारा वो है कोकोपीट या कोको चिप्स, क्योंकि कोकोपीट लगभग 25 रुपीज़ पर केजी के अराउंड आता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वाटर में डालने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको हम एज ए बेस मटेरियल या इनर्ट मीडिया जिसको हम कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है रेत। नदी का जो रेत होता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो सोयल से सस्ता नहीं पड़ेगा, सोयल से महंगा ही पड़ेगा, लेकिन वो उसको परचेज करने की ज़रूरत हमें सिर्फ एक ही बार होगी और उस सैंड को जब हमारी एक क्रॉप का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उस सैंड को दोबारा से पानी से अच्छे से वॉश करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। साडस्ट बहुत सस्ता पड़ता है, 4 to 5 रुपीज़ पर केजी पड़ता है, जो आरे के अंदर से हमारा लकड़ी का बुरादा निकलता है उसकी हम बात करते हैं। स्टोन्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, पेबल्स होते हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रूट को एंकरेज ही देनी है और कोई काम नहीं है इनका। क्ले बाल्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्ले बाल्स भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, 8 से 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलती हैं। जेल है, जेल को हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों के डाइपर्स में जो जेल इस्तेमाल होती है उसी जेल को हम हाइड्रोपोनिक्स में जो बेस मटेरियल है उसके तरीके से उसके तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात करते हुए लगभग सभी लोग बड़ा डरते हैं वो है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसके बारे में बात करते हुए क्यों डरते हैं? क्योंकि सभी की कमाई का साधन यही है। आपने एक बार हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सिस्टम आपके पास बनाना है, आपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाना है, आपने पहले कहीं बना हुआ देख लिया, उसको देख के आप आराम से जाके मार्केट से पीवीसी पाइप खरीदेंगे, उसमें पाइपलाइन लगाएंगे और उसके लिए जो ये हमारे वाटर पंप होते हैं, वाटर पंप लगा के उसको आप रनिंग कंडीशन में ले आएंगे। तो उसमें ऐसा कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो एक आदमी देख के उसको आसानी से नहीं समझ सकता। पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में आती है। तो बेसिकली हमें दो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हाइड्रोपोनिक्स के लिए, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर एनपीके, इनको प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जिनकी ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पड़ती है। उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, सेलेनियम। तो काफ़ी सारे ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। इसमें जो हमारे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये 14 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगभग 17 to 18 न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इनको मार्केट से खरीदना चाहें, हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट से कैसे हम इनको खरीद सकते हैं कि मार्केट में जो फॉर्मुलेशन आती हैं वो अलग अलग आती हैं। वो अलग अलग कैसे? अगर हमें कोई वेजिटेटिव सिस्टम के लिए चाहिए तो वो अलग है, अगर प्लांट फ्लावरिंग के लिए चाहिए तो वो अलग है, माइक्रो ग्रीन्स के लिए चाहिए तो वो न्यूट्रिएंट सिस्टम हमारा अलग है। क्योंकि ब्लूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है?
फास्फोरस और पोटास ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है बहुत सारे हरे पार्ट्स की तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनको बनाया जाता है। यारा कंपनी जो अभी इंडिया में अभी हाल ही में इसके प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन काफ़ी सारे रेडीमेड मिल जाते हैं। अब ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, वेजिटेबल हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट ए, वेजिटेबल हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट बी। जनरली इसके अंदर अलग अलग साल्ट होते हैं, कुछ साल्ट सल्फेट की फॉर्म में होते हैं, कुछ साल्ट नाइट्रेट की फॉर्म में होते हैं, कुछ साल्ट फॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो नाइट्रेट की फॉर्म में साल्ट हैं उसको हम फॉस्फेट और सल्फेट की फॉर्म में जितने भी साल्ट हैं उनके साथ हम मिक्स नहीं करते। उनके साथ मिक्स करने से क्या होता है, हमारे साल्ट जो है उनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रेसिपिटेशन बढ़ जाती है, जिससे हमारे साल्ट तो हैं पानी के अंदर, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर साल्ट तो डले हुए हैं, फर्टिलाइजर तो डला हुआ है, लेकिन वो प्लांट के लिए प्रेसिपिटेट होने की वजह से अवेलेबल नहीं रहता। तो इसको जनरली ए और बी की फॉर्म में लेते हैं। ए में हम एक तरह के यानी कि जो नाइट्रेट कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको लेते हैं हम, बी में हम क्या करते हैं जो फॉस्फेट और सल्फेट ग्रुप के जो हमारे केमिकल्स हैं वो लेते हैं। और बाद में जब हमें फाइनल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन तैयार करना होता है तब हम इसको एक को डालेंगे, वाटर को पूरा करेंगे जितना हमें चाहिए होता है, उसके बाद फिर हम दूसरा डाल देंगे, तो जो चांसेस हैं प्रेसिपिटेशन के वो इसके अंदर कम हो जाते हैं। तो जनरली ए और बी की फॉर्म में मिलते हैं, कई बार ये ए बी और सी की फॉर्म में भी मिलते हैं, यानी कि एक में नाइट्रेट हैं, दूसरे में फास्फेट और सल्फेट कंटेनिंग साल्ट हैं, और तीसरे में अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। अब ये आता है हमारे सबसे काम की स्लाइड, जिसमें हम हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट रेसिपी की बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट है उसकी रेसिपी कैसे तैयार की जाती है, उसमें हमने क्या डालना है। इसमें कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। अगर हमें 1 गैलन वेजिटेटिव न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर क्या डलेगा, 6 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डलेगा, 2.09 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डलेगा, 0.46 ग्राम K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट डलेगा, 1.39 मोनो पोटेशियम फास्फेट डलेगा, 2.42 मैग्नीशियम सल्फेट डलेगा और 0.4 ग्राम चिलेटेड ट्रेस एलिमेंट्स डलेंगे। चिलेटेड ट्रेस एलिमेंट्स का मिक्सचर हम कैसे बनाते हैं, चिलेटेड ट्रेस एलिमेंट का मिक्सचर बनाने के लिए हमें आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम को एक पार्टिकुलर रेशो में मिलाना होता है, जिसके अंदर आयरन जो है 7% के करीब होता है, मैंगनीज 2% के करीब होता है, जिंक 0.4, कॉपर 0.1, बोरॉन 1.30, मोलिब्डेनम 0.06। अब जो पहले वाला वेजिटेटिव न्यूट्रिएंट है इसको बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद क्योंकि ये जो कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फेट ऑफ पोटास, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, ये सारे के सारे मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये चिलेटेड ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये कई बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला हुआ है कि मार्केट में कुछ कॉम्बी 2 के नाम से साल्ट आ रहे हैं, जैसे वर्धमान का कॉम्बी 2 आता है, एरीज का आता है भी, उसको हम एरीज टोटल के नाम से जानते हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जो ट्रेस एलिमेंट्स को तैयार करती हैं। अब उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि ट्रेस एलिमेंट को कितने ग्राम में डाला जाए। जो ये 0.40 ग्राम है, ये 0.40 ग्राम ही हम डालेंगे जो मार्केट में ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं उनको। कई बार क्या होता है कि उनके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हम इसको 0.4 की बजाय 0.5 भी कर लेते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 0.5 की बजाय 0.6 भी हो जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा सा फर्क जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर नहीं होता। अब ये जो वेजिटेटिव न्यूट्रिएंट हैं ये हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। अगर हमें फ्लावर चाहिए, फ्रूट या फ्रूट चाहिए, तो फिर हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डिज़ाइन करने पड़ेंगे। पहले हम प्लांट को लंबे टाइम तक, जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं होती, वेजिटेटिव न्यूट्रिएंट डालेंगे। उसके बाद हम फ्लावरिंग न्यूट्रिएंट पे शिफ्ट कर जाएंगे। फ्लावरिंग न्यूट्रिएंट में आप देख पा रहे हैं कि जैसे कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पर कम हो गया है, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट बढ़ गया है, ठीक है।
तो ये कैल्शियम और पोटेशियम जो है इनका थोड़ा सा हेर फेर इनके अंदर रहता है। और जो उसके बाद जब फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद फिर हम एक ऐसे न्यूट्रिएंट रिजाइम पे आएंगे जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रूट की फॉर्मेशन के टाइम पे कैल्शियम की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो सल्फ़र है उसकी भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये हम अलग अलग टाइम पे, यानी कि जब तक वेजिटेटिव फेस चल रही है वेजिटेटिव डालेंगे, जब फ्लावर चाहिए होंगे तो फ्लावरिंग टाइप डालेंगे, और जब फ्रूटिंग चाहिए होगी यानी कि जब फ्रूट सेट हो चुके होंगे फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फ्रूट को अच्छे से सेट रखने के लिए, तो हम ये जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है ये हम ऐड करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है? सबसे पहले तो ये जो साल्ट है ये काफ़ी रिएक्टिव है। अगर ये कहीं आँख में गिर गया या कहीं बॉडी के साथ टच हो गया तो आपने तुरंत साथ के साथ इसको वॉश कर लेना है। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इरिटेटिंग बहुत है। अगर आँख में या कहीं पे कट लगा हुआ है बॉडी पे, अगर वहाँ गिर गया तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है कि इसको अगर कहीं गिर जाए आँख में या कहीं ऐसी जगह पे, सेंसिटिव जगह पे गिर जाए या नाक में चला जाए, तो हमने तुरंत पानी के साथ अच्छे से नाक या आँख को साफ़ कर लेना है। बॉडी पे कहीं लग गया, पहले साफ़ पानी से धुलना है, उसके बाद साबुन इस्तेमाल करनी है। डायरेक्ट साबुन नहीं लगानी। जब आपके साल्ट में हाथ धंसे हुए हैं तो उस टाइम पे साबुन इस्तेमाल नहीं करना। पहले हमें उसको साफ़ पानी से धो लेना है हाथों को, उसके बाद हमें फिर साबुन को यूज़ करना है। तो ये इस मेथड से जब आप बनाएंगे, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। जैसे 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 80 रुपीज़ के करीब आता है। 1 किलो पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 170 के करीब आता है। सल्फेट ऑफ पोटास भी लगभग 170-180 के करीब आता है 1 kg। मोनोपोटासियम फॉस्फेट ये भी लगभग 100-150 के करीब 1 kg आता है। मैग्नीशियम सल्फेट ये लगभग 60 से 70 रुपये पर kg के बीच में आता है। और जो हमारा चिलेटेड ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये महंगे पड़ते हैं। अगर आप 1 किलो की पैकिंग लेंगे तो वो लगभग 1700 से 1800 रुपये की आएगी। लेकिन जो एरीज का टोटल आता है वो 250 ग्राम की पैकिंग आती है, वो लगभग 300-350 रुपये के करीब आ जाती है। यानी कि 1 रुपीज़ टू 2 रुपीज़ पर ग्राम हमारा चिलेटेड ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं उनका मिक्सचर जो हम बना बनाया मार्केट से लेते हैं, जो इजीली अवेलेबल है, वो 1 से 2 रुपये पर kg के करीब पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इससे आप टोटल आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा 200 लीटर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाने पे खर्च कितना आएगा, 400 पे खर्च कितना आएगा, 500 पे खर्च कितना आएगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग है वो कैसे हम कर सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग मिलके ले लें। 1-1 किलो वाले पैक लेने की बजाय 10 किलो का पैक भी आता है, 25 किलो का पैक भी आता है, वो ले लें और इसको लार्ज अमाउंट में बनाएं। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है और पोटासियम नाइट्रेट है वो हम अलग वे करके रखते हैं। सल्फेट ऑफ पोटास, मोनोपोटासियम फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीनों साल्ट हम अलग करके वे करके रखते हैं। यानी कि पहले 2 साल्ट हैं वो ए कैटेगरी के अंदर आएंगे और अगले 3 साल्ट वो बी कैटेगरी के अंदर आएंगे, और तीसरे को हम बी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ए के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप मिक्स ना करना चाहें तो इसको तीसरे को भी आप एक तरफ अलग से सी टाइप बना के रख सकते हैं। और बाद में जब आपको डिजोल्व करना है, सपोज आपने 200 लीटर के लिए आपने वे कर लिया, तो आप पहले क्या करेंगे, जो ए कैटेगरी के साल्ट हैं कैल्शियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट, आप इन दोनों को डिजोल्व करेंगे। इनको प्रॉपरली डिजोल्व करने के बाद ही आप अगले 3 साल्ट इसमें ऐड करेंगे, यानी कि K2SO4, KH2PO4 और MgSO4, ये 3 साल्ट उसके बाद आप ऐड करेंगे और इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर आप ट्रेस एलिमेंट ऐड करके फिर प्रॉपरली मिक्स करेंगे और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस में लगभग आपका 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद हमें क्या करना है, 1 घंटे के बाद फिर हमें पीएच स्ट्रिप लेके ये देखना है कि जो पीएच वैल्यू है हमारी वो कितनी है। हमने सोयल की कल बात की थी। जब सोयल की पीएच की बात करते हैं तो लगभग 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में अगर पीएच सोयल की है तो उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जब हम कोकोपीट के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर या कोकोपीट के अंदर ये जो पीएच है वो 5.8 से लेकर 6.2 के बीच में अगर होगी तो उसमें हमारे रिजल्ट बेस्ट आएंगे।
तो अब वो पीएच हमें कैसे सेट करनी है, अब इसमें चार्ट में कहीं पर भी पीएच सेट करने के बारे में नहीं बताया गया, और बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे भी नहीं कि पीएच कैसे सेट की जाती है। पीएच सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मार्केट से 1 या 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या नाइट्रिक एसिड ले लीजिए। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो उसको हैंडल करना आसान है। HCl नहीं लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेना है। जो हम कढ़ाई वगैरह मांजने के लिए, लोहे की आइटमों को साफ करने के लिए लेते हैं, वो जनरली क्या होता है, वो नाइट्रिक एसिड ये सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। इसके बारे में आपको पता लगेगा जो आपके आसपास कोई ज्वेलरी वाले जो होते हैं, ज्वेलरी की शॉप है, सुनार अगर कोई है तो वो आपको बता पाएगा कहाँ मिलेगा। और जनरली जो तेजाब बेचने वाले या एसिड रखने वाले लोग हैं वो देते भी नहीं हैं, आम आदमी को नहीं देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की काफ़ी सख्त रेस्ट्रिक्शंस हैं। जब से ये कुछ गर्ल्स के ऊपर तेजाब फेंकने की घटनाएं हुई हैं तब से आपको आसानी से नहीं मिलेगा। या तो आपका तेजाब वाला जानकार हो, उसको आप पर पूरा फेथ हो, पता हो आप किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तब, या फिर किसी सुनार से आप 1 लीटर लेकर रख लीजिए। लेकिन आने के बाद उसको 1 लीटर मत रहने दीजिए, 1 लीटर वाले को आप 10 लीटर बना लीजिए। 10 लीटर बनाने के बाद वो इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि वो इरिटेशन तो कर सकता है, ईचिंग तो कर सकता है, थोड़ी बहुत स्किन भी बर्न हो सकती है, लेकिन वो फेटल नहीं होगा किसी के लिए भी, वो जो है वो इतना ज़्यादा फेटल नहीं होगा। तो आप वो रख लीजिए, और उसमें फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा 10 से 20 ml जो आपने डाइल्यूट किया उसमें से 10 या 20 ml आप पानी के अंदर मिलाइए। सपोज 200 लीटर का आप ड्रम तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 10 से 20 ml पहले डालिए, फिर उसकी पीएच चेक कीजिए। पहली बार में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद फिर 10-20 ml डालिए, फिर पीएच चेक कीजिए। ऐसे करके आपको लगभग पता लगेगा कि 200 से 300 ml के बीच में आपने 10 टाइम डाइल्यूट किया हुआ नाइट्रिक एसिड उसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद उसकी पीएच वो लगभग 6 के आसपास आ गई। पीएच स्ट्रिप से एग्जैक्टली 5.8 या 6.2 के बीच में सेट करना संभव नहीं है, लेकिन हमें रफ आइडिया हो जाता है कि 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। फिर हमें ये देखना है कि 6 से थोड़ी बहुत कम भले ही हो, 6 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 6 से ज़्यादा होने के बाद फिर वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके नहीं देंगे। और इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को आप अंधेरे में मीन्स ऐसे कंटेनर में जिसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, कितने भी लंबे टाइम तक रख सकते हैं, 6 महीने तक रखिए, साल तक रखिए, लेकिन यूज़ करने से पहले आपको एक बार अच्छे से स्टीर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बना सकते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट सोल्यूशन आपके पास बन गया तो इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का कोई एक यूज नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज टॉनिक है प्लांट्स के लिए। आप बीच बीच में प्लांट्स के ऊपर इसको स्प्रे करते रहिए। कोशिश ये करिए कि आप सोयल में ना ऐड करें इसको, क्योंकि सोयल में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि सोयल के अंदर एक न्यूट्रिएंट रिजाइम ऑलरेडी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अंदर सपोज पहले से ही अगर वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है या फोस्फेट सोयल के अंदर ज़्यादा है या सल्फेट ज़्यादा है, हम इसको पूरे को डाल देंगे तो उसमें सल्फेट कंटेनिंग साल्ट और ज़्यादा हो जाएंगे और ऊपर की तरफ वाइट वाइट लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि 2 लीटर की जो बोतल मार्केट में 2 लीटर की बोतल जो मार्केट में आती है कोल्ड ड्रिंक की, वो खाली हो जाए, आप उसको अच्छे से वॉश कीजिए, उसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भरिए, और उसके ऊपर लगाने के लिए एक स्प्रे पंप आता है लगभग 15 या 20 रुपए का, वो उसके ऊपर अच्छे से टाइट हो जाता है कैप की जगह, और उसको टाइट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ थोड़े गमले हैं तो उसमें आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं, चाहे फिर वो प्लांट ज़मीन में लगे हुए हों चाहे गमलों में लगे हुए हों। अगर आपके बहुत सारे गमले हैं तो जो 15 लीटर का वाटर वो आती है, स्प्रेयर आता है, मोटर वाला स्प्रेयर आता है, आप उसमें डाल के भी कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ ये बनाई किस लिए है हमने, ये बनाई है हमने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाया है ये हाइड्रोपोनिक्स में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये देखिए, मैंने कल भी कहा था कि हाइड्रोपोनिक्स बहुत ही सिंपल है। अब आप इसके अंदर जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये कोकोपीट डला हुआ है, कोकोपीट में शायद कुछ और आइटम भी थोड़ी बहुत, जैसे वर्माइकोलाइट या परलाइट भी कई बार डाल देते हैं। इन सभी के अंदर कोकोपीट मेन मटेरियल है, कोकोपीट भरा हुआ है, कोकोपीट को अच्छे से वॉश किया गया है, रात भर पानी में भिगो के सुबह निचोड़ के इनके अंदर भर दिया गया, और इसमें बहुत ज़्यादा होल नहीं करने, नीचे की तरफ 2 या 4 जो होल हैं वो काफ़ी हैं। और
इसमें हमने क्या करना है, ये कंप्लीट भरने के बाद ऊपर तक भरना है पूरा, खाली नहीं छोड़ना बीच में, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसके ऊपर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डालोगे कोकोपीट इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है, पहली बार में इसमें भी दिक्कत होगी, हमें आइडिया नहीं रहेगा कितना पानी डालना है। कोई एक डब्बा या कोई ऐसी चीज परमानेंट आप रखें, इसमें पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि पानी बाहर ना निकले, लेकिन एक आध बूंद जो इसके अंदर होल आपने नीचे की तरफ किए हैं बेस के पास, उनमें से एक आध बूंद बाहर दिखाई देने लगे, इतना पानी आपने इसके अंदर डालना है। एक दो होल इसके बिल्कुल नीचे भी होने चाहिए, बॉटम पे भी, नहीं तो कई बार क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पानी अगर हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार में आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोकोपीट लगभग ड्राई है तो कितना पानी डालने से कितना पानी बाहर निकलेगा और कितना पानी ये अपने अंदर रिटेन करके रखेगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाल देंगे। अब ये ओपन सिस्टम है, इसमें क्या है कि आपने एक बार न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाल दिया, इसके बाद जब भी आप पानी डालेंगे, पानी इतना ही डालेंगे कि वो किसी भी तरीके से बाहर लीच आउट ना हो। अगर पानी इसमें से बाहर की तरफ लीच आउट होगा तो सिर्फ पानी नहीं जाएगा, जो हमने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के जरिए न्यूट्रिएंट दिए थे वो भी उसके जरिए बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप कितना भी कीजिए, हम रोक नहीं पाते, थोड़ा बहुत पानी निकलता ही निकलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर इंटरवल ऑफ 7 days to 15 days, एक इंटरवल हम फिक्स कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। अगर कोई बड़ी क्रॉप है, मिर्च लगी हुई है, टमाटर लगी हुई है, तो हमें 8 से 10 दिन में एक बार देना पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ा प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है, जैसे बैंगन लगा रखा है, घिया या तोरी की बेल लगा रखी है, तो हमें लगभग हर हफ्ते इसको फ्रेश न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से फ्लड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जिस दिन हमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन देना है, जैसे एक हफ्ता हो गया और हमें कल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन देना है, तो रात के टाइम हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे कि पानी लीच आउट हो जाए, तो इसके अंदर जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो भी बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगले दिन फिर हम इसको दोबारा फ्लड कर देंगे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के साथ, और इसी तरीके से इस साइकिल को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन प्लांट। जितना छोटा प्लांट होगा उतना देर में आपको देने की जरूरत पड़ेगी, जितना बड़ा प्लांट होगा उतना जल्दी आपको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इसमें डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इसके अंदर डालते रहेंगे, और हमारी क्रॉप 1 महीने की है, 2 महीने की है, 3 महीने की है, उसके हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। जब हमारी क्रॉप खत्म हो जाएगी तो हमने क्या करना है, क्रॉप प्लांट को उखाड़ के बाहर फेंक देना है, या फिर हम उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका इसके अंदर मीडिया है, मीडिया को बाहर निकाल के ड्राई करके आपको इसको सीव करना है, क्योंकि मीडिया के अंदर प्लांट जड़ें बहुत ज़्यादा रह जाती हैं। जब वो जड़ें रह जाती हैं, अगर उसको हम एज सच दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद वो फिर कोकोपीट को भी डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगी, और उसके अंदर फंगल डिजीज आने के चांस रहते हैं। तो जब एक क्रॉप का काम निपट जाए, दूसरी क्रॉप हमें उसी मीडिया के अंदर लेनी है और उन्हीं ग्रो बैग में लेनी है, तो ग्रो बैग भी हमें एक बार साफ करके धूप में सुखा लेने हैं, और जो मीडिया है हमारा वो भी एक बार धूप में सुखा के उसको सीव कर लेना है। सीव करने से क्या होगा कि उसके अंदर से जो पुरानी जड़ें हैं या इस तरह का कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, ये इसके अंदर ये जो हरे रंग के जो एचडीपी के ग्रो बैग आते हैं, इसके अंदर ब्राह्मी लगाई हुई है, सेंटेला एशियाटिका, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है इसके अंदर। ये इसके अंदर जो आप स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी, स्ट्रॉबेरी को काफ़ी लोग घरों में हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। अब तो लगभग जिस तरह का ये टावर आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोपोनिक टावर बोलते हैं इसको, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। साउथ में बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं, और इसमें क्या होती है, साइडों में कई सारे पॉकेट्स होते हैं, तो इन पॉकेट्स के अंदर हम प्लांट लगा देते हैं, तो जड़ें अंदर चली जाती हैं, तो हमारा स्टेम है, लीव्स हैं, वो बाहर की तरफ इसके अंदर रहती हैं। हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो बनता है उसका एक और इस्तेमाल है। आप बहुत बार लक्की बेम्बू लेके आते हैं, आपको पता लगता है लक्की बेम्बू 2 महीने 3 महीने में सूखना स्टार्ट हो गया। आपको ये लगता हो मैं तो लक्की बेम्बू लेके आया था यहाँ, तो ये खुद ही सूखना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये तो लक जो है मेरा वो ख़त्म होने वाला है। तो जितने भी ये हमारे चीज़ें आती हैं लक्की बेम्बू टाइप की, ये बेसिकली बेम्बू कहीं से भी नहीं है, ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। ये क्या होता है कि इसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट होता है इसके स्टेम में कि प्लांट 1 से 1.5 साल तक जिंदा रह सकता है।
अगर बाहर से न्यूट्रिएंट ना मिले, सिर्फ हम इसमें पानी डालते रहें, और पानी भी आरओ का नहीं डालना, जो हम नॉर्मल टैप वाटर है उसको थोड़ी देर खुली हवा में रख के अगर इसके अंदर डालेंगे तो उस पानी से ये लगभग 1 से 1.5 साल तक जिंदा रहते हैं। अब सपोज जब आप खरीद के लेके आए, 6 महीने से नर्सरी वाले के पास रखा था, तो आपके पास तो 1 साल से भी कम टाइम बचा इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे एक केस में क्या है, इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन अगर हम डाल दें 50% पानी 50% न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, तो इसको एक तो ये लगातार ग्रो करता रहेगा। इसकी जो एक ग्रीन, जो एक लस ग्रीन जो वो होती है कलर होता है वो बना रहेगा, साथ के साथ ये ग्रो भी करता रहेगा, सड़ेगा नहीं। और फिर इसकी लाइफ 1 साल या 1.5 साल नहीं है, फिर तो जब तक आप इसके अंदर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हर 10 दिन 15 दिन में चेंज करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, और सिर्फ चलता ही नहीं रहेगा, ये अच्छा खासा तरीके से ग्रो भी करता रहेगा। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोपोनिक के लिए हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर भी हमारे लिए वो इक्वली यूजेबल है। तो ये हमारा आज एक बेसिक कंसेप्ट था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। अब हाइड्रोपोनिक्स की जो एप्लीकेशन है और जो फर्दर एप्लीकेशन है कि सीड जर्मिनेशन में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद कटिंग लगाने में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम को हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। उस पर हमारा जो पूरा सेशन चलेगा वो कल चलेगा। आज के लिए अब सेशन ओपन है। अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह का सवाल हाइड्रोपोनिक और इस सिस्टम के बारे में पूछना